हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला एंड विद न्यू हेयर कट, है ना। चलिए जी, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं नए चैप्टर की, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। टोटल हमें 5 लेक्चर्स मिले हैं जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज देखेंगे दोनों चैप्टर्स के, ठीक है। और जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें एक खाली ब्लैंक पीडीएफ भी चाहिए, तो वो भी मैं साथ में अपलोड करवा दे रहा हूं। तो एक्चुअल थिंग इज कि आप पहले उस ब्लैंक पीडीएफ पे जाइए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां पर भी अटके फिर वापस इस पीडीएफ पे या वीडियो सॉल्यूशन पे आइए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो वरुण बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली वीडियो के नीचे, दैट इज जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया प्रोबेबिलिटी, उसके नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मजा आ रहा है और जो लेवल है सर वो बहुत ही खतरनाक है ना। और लेवल काफी बच्चों को हाई भी लग रहा है, बट यस, साथ साथ में मजा भी आ रहा है सर जब हम सॉल्यूशन जानते हैं, नई टेक्निक सीखते हैं, डी अरेंजमेंट का प्रूफ हमने देखा सर रिकर्शन से, बड़ा मजा आ रहा है। तो नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो सेम आप यहां पर भी इस वीडियो के नीचे भी जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगा लेक्चर, या फिर किसी सवाल का कोई दूसरा मेथड आपके दिमाग में आया तो जरूर आप डिस्कस करें। इसी से ही इंटरेक्शन बढ़ता है, इसी से ही लर्निंग की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे आज के लेक्चर में बेटा। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, पहले अपना सॉल्यूशन छापो, है ना। द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद द वर्टिसेस a, a tan अल्फा, b, b tan अल्फा एंड c, c tan अल्फा। तो एक ट्राइंगल है दोस्तों जिसका एक वर्टेक्स है a, a tan अल्फा और दूसरा वर्टेक्स है b, दैट इज b, b tan अल्फा। क्योंकि आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में तो डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है, मेक इट ए हैबिट, ताकि तीसरा जो वर्टेक्स है वो है c, c tan अल्फा। सब जगह अल्फा थोड़ी है, हाँ, यहां पर सर बीटा है और यहां पर गामा है, तो यहां पर आ जाएगा जी b, b tan बीटा और यहां आ जाएगा c, c tan गामा। द सर्कमसेंटर लाइज एट ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताओ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्राइंगल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको ट्राइंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी क्लास नोट्स में बता रखी है सर। वो इंफॉर्मेशन ये बोलती है कि सर्कमसेंटर अकेला ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। तो मतलब आपको ये कहानी दे रखी है कि भाई साहब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है। ये वाली चीज हमें समझ में आ गई सर। अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों एंगल्स है 0 और पाई बाय 2 के बीच में, दैट मींस एक्यूट एंगल्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तीनों का सम जो है वो पाई है। शो दैट द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन दिस लाइन। मतलब बेसिकली हमें लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर बताना है, ठीक है। तो मैंने कहा देख, सर्कम सेंटर के बारे में जानकारी दे रखी है। सेंट्रॉइड सबसे मासूम होता है ना। तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, और ओएनजीसी रूल लगाकर हम ऑर्थो सेंटर तक पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो पहले तो यहां से देखते हैं कि ओ ए का मतलब क्या है। ओरिजिन और पॉइंट ए के बीच की दूरी दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इसका रूट लूं तो ये आ जाएगा सर ए, क्योंकि ए स्क्वायर को बाहर लेके गए तो ये आ जाएगा ए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा का रूट दैट इज मॉड सेक थीटा या मॉड सेक अल्फा। बट अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड जो है वो हट जाएगा। तो बेसिकली सर ओ ए आ गया ए सेक अल्फा, ओ बी आ जाएगा सर बी सेक बीटा और ओ सी आ जाएगा सर सी सेक गामा। तीन बराबर दे रखे हैं तो मैंने इन तीनों को बराबर मान लिया टी के, ठीक है। किसके बराबर मान लिया सर? टी के। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा ओएनजीसी रूल पर। ओएनजीसी रूल पता है ना सभी को, ठीक है। ओएनजीसी रूल मतलब सर कैसे बताया जाता है? ऐसे कि इसके इधर 2 पॉइंट है, इसके इधर 1 पॉइंट है या एक लेटर है, तो 2:1 रेशो में G स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड, C फॉर सर्कमसेंटर, O फॉर ऑर्थोसेंटर। आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ऑर्थोसेंटर को, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, अब की बार सर्कमसेंटर आपको ओरिजिन पे दे रखा है, ऑर्थोसेंटर हमारा H है जिसका हमें लोकस निकालना है H, के। मतलब हमें ये शो करना है कि H, के इस लाइन पे लाई करता है, मतलब कि H, के का लोकस ये आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सेंट्रॉइड पूछूं इस ट्राइंगल का, तो आप क्या बोलोगे? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम दैट इज a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 और तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम दैट इज a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा अपॉन 3। ये इसका सेंट्रॉइड हो गया सर, और ये तो ओरिजिन है ही।
और रेशियो क्या चलता है सर? रेशियो चलता है 2:1। तो मैंने कहा यहां से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो सर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं इंटरनल डिवीजन का, ओरिजिन मतलब 0 0, तो 2 into 0 1 into h डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 एंड 2 into 0 1 into k अपॉन 3 बराबर इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज a tan अल्फा प्लस b tan बीटा प्लस c tan गामा होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है भाई? तो मेरे ख्याल से सर ये 3 और 3 तो हो गया कैंसिल, 3 और 3 तो हो गया कैंसिल। अब हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है और वो रिलेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पर भी एबीसी नहीं है। अल्फा बीटा गामा जो कि एंगल्स हैं वो हैं, पर एबीसी नहीं है। दैट मींस इन दोनों की मदद से और इस रिलेशन को यूज करके हमें एबीसी गायब करना है। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो मैंने कहा ये देख जरा, यहां से अगर मैं तुझसे ए की वैल्यू पूछूं, ए सेक अल्फा का मतलब हो गया ए अपॉन कॉस अल्फा लिखा हुआ है ना, बराबर ये क्या दे रखा है टी के। इन दोनों को इक्वेट किया है, ए अपॉन कॉस अल्फा बराबर टी। तो यहां से ए कितना आ गया सर? दैट इज कॉस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो सर ये कितना आ जाएगा? एच बराबर, इसकी जगह मैंने क्या लिखा बेटा? अगली स्लाइड पे चलना चाहिए क्या? हाँ, तो एच बराबर ए की जगह मैंने लिखा दैट इज कॉस अल्फा इंटू टी प्लस बी की जगह सिमिलरली बोलकर कॉस बीटा इंटू टी। समझ में? कॉस बीटा इंटू टी कहां से आया? जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस बीटा इंटू टी, और सिमिलरली सी की वैल्यू आ जाएगी सर दैट इज कॉस गामा इंटू टी। ये अलग है, ध्यान रखना प्लीज, टी अलग है। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 3 तो है ही नहीं बिकॉज वो दोनों जगह से कैंसिल हो गया। सिमिलरली इफ आई से व्हाट इज के, तो आप बोलोगे सर वो आ रहा है हमारे पास में कितना? ए tan अल्फा। तो मैंने कहा देख ए tan अल्फा का मतलब क्या है, इसको यहां देखते हैं। दैट इज सर ए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, है ना। अब आप ए की जगह रखोगे कॉस अल्फा इंटू टी, तो यहां पे जब मैं कॉस अल्फा इंटू टी रखूंगा, कॉस अल्फा इंटू टी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी की पूरी चीज ये क्या बन जाएगी सर? दैट इज साइन अल्फा इंटू टी। समझ गए? मतलब इस पूरे की जगह मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ए की जगह कॉस अल्फा इंटू टी रखा, तो वो रखते ही सर कैंसिल होते, यहां बच रहा है सिर्फ साइन अल्फा टी। तो यहां पर आप लिख सकते हो सर दिस इज साइन अल्फा इंटू टी प्लस साइन बीटा इंटू टी, और यहां पर आप लिख सकते हो सर दैट इज साइन गामा इंटू टी। अब सर टी आप अपनी मर्जी से लेके आए, कोई नया वेरिएबल सवाल में था नहीं, या उसने कोई दे के नहीं भेजा, मतलब आपको एलिमिनेट करना है। तो बस सर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इफ आई डिवाइड दीज टू, तो ये आ जाएगा सर एच अपॉन के, ऊपर लिखा होगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है दैट इज कंडीशनल आइडेंटिटी वाली, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो पाई के बराबर है। तो यहां से यहां जाते वक्त गिवन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पाई है, तो क्या हम कंडीशनल आइडेंटिटी लगा सकते हैं? अरे भाई जिन एंगल्स का सम अगर आपको पाई दे रखा है, तो मतलब सर ये अल्फा बीटा गामा हम एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो बताइए कि क्या होता है सर? 4 यहां पर जो है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, सर ये होता है 4 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गामा बाई 2, और साथ में आ जाता है सर +1, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, सर ये आ जाता है हमारे पास में दैट इज 4 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 एंड कॉस गामा बाई 2। और लोकस निकाल रहे हो तो सर h की जगह x और k की जगह y। तो x अपॉन y का रेशियो ये आ रहा है, और जो कि आपको यही दे रखा है। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ, दोनों में से, दोनों टर्म्स में से y y है तो y कॉमन लो, क्या बचेगा? 1 + 4 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गामा बाई 2। तो x अपॉन y निकालोगे तो यही आएगा, x अपॉन y निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, मतलब सर कैसी सिचुएशन? HHPP सिचुएशन, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, दैट इज हम और हमारा फिजिक्स वाला फोड़ रहा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल दैट इज CTQ नंबर 2। ठीक है, इफ द पॉइंट P लाइज बिटवीन दीज टू लाइंस, एक लाइन आपको ये वाली दे रखी है, एक लाइन आपको ये वाली दे रखी है। लाइन थोड़ी सी अजीब फॉर्मेट में लिख दी भाई ने, है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सही करके बता दूंगा। The point P lies between these two lines
एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वन ऑफ देम, किसी भी एक से वन ऑफ देम से ए दूरी पर वो लाई करता है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR वेयर वर्टेक्स Q ऑफ विच लाइज ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड द वर्टेक्स R लाइज ऑन द अदर. यहां पर उसने हल्का सा हिंट दिया है कि भाई ये जो दोनों लाइंस दिए ना ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, मतलब सर क्या है, देखो जरा सॉल्यूशन. तो अगर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं तो जो लाइन L1 आपको दे रखी है सर वो दे रखी है y बराबर 3x + 7 ब्रैकेट में है, डिवाइड किया गया है 4 से. और जो लाइन L2 है वो आपको दे रखी है सर x बराबर 4/3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर y - ½ है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखता तो भी चलता, अगर ये शब्द हटा भी देता तो भी यार दो लाइंस देख के तो हमें पता चलता ही है ना कि पैरेलल है कि नहीं है. चलो इसको सही करते हैं सर. ये हो जाएगा 4y और इसको इधर लेके आएंगे, दैट इज 3x - 4y + 7 बराबर 0. ये हमारी लाइन 1 होगी. और सर ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4, ये 3x इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 × 2y - 1/2. ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4y - 2 बराबर 3x. तो इसको इधर लेके चलते हैं, दैट इज लाइन 2 हमारे पास कितनी होगी, 3x - 4y + 2 बराबर 0. तो ये दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है L1 और L2. अब सर देखते ही पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल. ठीक है, हाँ है ना, ये दोनों लाइंस कैसी है सर, आपस में पैरेलल. अब इन दोनों लाइंस के बीच में एक पॉइंट P है जो किसी भी एक लाइन से a डिस्टेंस की दूरी पर है. ठीक है, ज्योमेट्री वाला सवाल है. कैसा सवाल है सर, ज्योमेट्री वाला सवाल है. तो मैंने यहां पर कहीं पर पॉइंट A ले लिया, सॉरी पॉइंट P ले लिया जो इस लाइन से a डिस्टेंस की दूरी पर है. ठीक है जी, आ जाइए. वर्टेक्स Q ऑफ विच लाइज ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइन एंड वर्टेक्स R लाइज ऑन द अदर. अब Q किसी एक पर लाई कर रहा है और R किसी एक पर लाई कर रहा है. और ट्राइंगल कैसा बन रहा है, अगर सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो ट्राइंगल भैया ने खुद बोला है कि ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल. ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR. तो PQR ट्राइंगल कैसा बन रहा है सर, इक्विलेटरल. अब हमें इसकी साइड लेंथ x बतानी. मान लेते हैं सर ये वाली दूरी x है, तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी. x इन टर्म्स ऑफ a. वाह यार, अच्छा ऐसे सवालों में इस लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली ये क्यों दे रखी है. ठीक है, तो ऐसे सवालों में जब आपसे डिस्टेंसेस पूछे जाएं, डिस्टेंसेस पूछे या एंगल बिटवीन टू थिंग्स पूछे, है ना, ध्यान सुनना मेरी बात. डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है वो, मतलब डिस्टेंस मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, या एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछे या एरिया पूछे. तो ये सब चीजें जो है वो शिफ्टिंग ऑफ डायग्राम से या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से नहीं बदलती है. समझ गए कि नहीं समझे. तो मैं इस पूरे डायग्राम को शिफ्ट कर दे रहा हूं कि सर दो पैरेलल लाइन चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस ये वाली बना ली. कोई दिक्कत. ये मैंने ले लिया, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले गया, कोई दिक्कत है ना. अच्छा बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी है, C1 - C2 दैट इज 5. 16 और 9 25 सर, ये भी आ जाएगा 5. तो इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी बेसिकली सर उसने ये वाली जो डिस्टेंस है ये 1 दे रखी है. तो आप इस डायग्राम को ऐसे शिफ्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इक्वेशन तो पूछी नहीं है, डिस्टेंस पूछी है, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं. यही इसका क्रिटिकल स्टेप था. वैसे आप यहां रहकर भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको क्या है, एक अपर एज, मतलब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में सफर करना पड़ेगा. यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो मैंने एक तो लाइन ले ली एक्स एक्सेस और दूसरी लाइन मैंने क्या ले ली, ध्यान सुनना, दूसरी लाइन y एक्सिस को 0,1 पे काटती हुई, ताकि सर ये वाली दूरी 1 हो जाए. ठीक है, हाँ ना. अब इससे a दूरी ऊपर मैंने एक पॉइंट P ले लिया और यहां पर पॉइंट जो है वो मैंने Q ले लिया और ये वाला जो पॉइंट है सर ये तो R है ही, और मैंने ये वाला ट्राइंगल बना दिया. ईमानदारी से सोच के बताओ कि अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे घुमा के ले आता हूं तो क्या जो साइड लेंथ थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, क्या वो बदली कि नहीं बदली, नहीं बदली सर, है ना. वैसे तुमने बताया नहीं कट कैसा लग रहा है. ठीक है सर, छपरी मत बोल देना भाई, ध्यान रखना, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो शब्द, है ना. चलिए, तो सर ये वाली लेंथ हो जाएगी x. चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर. तो बेसिकली इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ज्योमेट्री से. और ज्योमेट्री जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगानी हो
तो ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्राइंगल होता है। कौन से वाला? राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं। सर एक तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल यही दिख रहा है ना, और सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी 60। एक्स और ए में एक रिलेशन बनाना है भाई। एक काम करते हैं, इस एंगल को मान लेते थीटा, इस पॉइंट को मैंने एन बोल दिया। तो क्या आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा इसको इधर ले आओ, तो ये वाला एंगल हो गया सर थीटा, ये 90 डिग्री, ये ए, और ये वाली लेंथ आर और पी के बीच में दिस इज एक्स, ये पी, ये एन, ये आर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन एक्स। मैंने कहा यार ये डिस्टेंस 1 जो है ये काम में नहीं आई, तो उसके लिए आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब की बार क्या आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया क्या? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज सर, जिसका नाम है ये वाला, यहां पर Q है, इसको M बोल देते हैं चलिए। तो ये वाला पॉइंट M, ये वाला R, ये वाली पूरी लेंथ हो जाएगी सर X, Q और R के बीच की दूरी, ये वाली पूरी लंबाई QM ये 1 के बराबर है। बस अब ये वाला एंगल बता दो सर, ये एंगल 60, ये थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 प्लस थीटा। तो यहां से आप बोल सकते हो सर दैट इज साइन ऑफ 60 प्लस थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा पता है, साइन 60 पता है, वाह सर ये तो खेल हो गया। तो साइन ऑफ 60 प्लस थीटा बराबर 1 बाय एक्स आ रहा है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए दैट इज हाफ, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है, इंटू साइन बी बराबर 1 बाय एक्स। और साइन थीटा आपको दे रखा है दोस्तों कितना? ए अपॉन एक्स। बन गई सर बात। ए और एक्स में एक रिलेशन ही तो निकालना था। आ जाओ सर, ये आ जाएगा ए अपॉन एक्स, और यहां पर है 1/2, और सर यहां पर है √3/2। अगर एक बार बताओ साइन थीटा ए अपॉन एक्स है तो कॉस थीटा क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉस थीटा? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और डायग्राम से भी आप देख सकते हैं भाई साहब, ये थीटा कभी भी ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, ठीक है? तो थीटा एक्यूट है तो डायरेक्टली पॉजिटिव साइन वाला ही लिखा जाएगा। चलिए भाई आराम आराम से देखते हैं सर, ये आ जाएगा √3 और ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 2x, इससे बाहर आ गया, प्लस दिस इज ऑल्सो a अपॉन 2x, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x, है ना? तो x x x को कर दो कैंसिल, 2 को भेजो इधर, तो दिस इज √3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले 2 इधर गया, उसके बाद में ये a इधर गया। अब दोनों तरफ मैंने कर दीजिए स्क्वायरिंग। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा जरा देखना ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर दिस इज 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a, है ना? सही चल रहा है भाई, बिल्कुल सही। तो ये लिखा हुआ है सर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, यहां बनेगा उधर लेके जाऊंगा सर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3a स्क्वायर इधर जाके प्लस 3a स्क्वायर, और यहां एक और a स्क्वायर है, माइनस 4a प्लस 4। और सर एक काम करो, इस 3 को भी इधर डिवाइड कर दो। लो भैया हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो लेंथ है वो आ जाएगी इस पूरे का रूट, ऊपर से 4 कॉमन लिया, 4 का रूट होता है सर 2 और 3 का रूट होता है √3, और रूट के अंदर आ जाएगा सर दैट इज a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। दिस इज अवर FNF, ठीक है? ये हमारा FNF है। तो यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग स्टेप क्या था कि सर अगर कभी हमें कोई डिस्टेंसेस पूछे हो, दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा हो, एरिया पूछा हो, तो डायग्राम को हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? वैसे अगर आप नहीं भी करते, इसको थीटा बोलते तो भी कहानी वही चलती, ठीक है? है ना? थीटा अगर आप इसको थीटा बोलते तो भी सेम ही कैलकुलेशन तो होती। ये दोनों ट्राइंगल तो अभी भी वही बनते कि अगर मैं इसको यहां पर थीटा बोल दूं, यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, ये वाला एंगल तो 60 ही होगा, तो सेम सर कहानी है। तो शिफ्ट नहीं भी करना तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस का एक पैराग्राफ बनाया गया है, CTQ पार्ट A, CTQ पार्ट सॉरी CTQ 3 पार्ट A, CTQ 3 पार्ट B और CTQ 3 पार्ट C।
ये तीनों पार्ट आप वीडियो पॉज कर करके सोचिए, डायग्राम बनाइए, फिर हम बात करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी द इक्वेशन ऑफ द साइड बीसी इज दिस एंड इट्स सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। ध्यान रखिएगा प्लीज, इस बात को आप नोट कर ले अपनी कॉपी में कि ट्राइंगल रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, कौन किसको किस रेशो में डिवाइड करता है, कौन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, सर्कम सेंटर कौन सा होता है, सर्कम सर्कल कौन सा होता है, इन सेंटर कौन सा होता है, इन सर्कल कौन सा होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए एंड दिस इज वेरी यूजफुल और पेपर में तो काम आती ही आती हैं भाई, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द साइड बीसी एंड इट्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थोसेंटर ये दोनों दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलिए तो सर एक काम करते हैं, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, देखना जरा, ए बी सी, रफ डायग्राम है भाई। बीसी की इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 3 को लेफ्ट में ले आया। इट्स सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, तो इसका ऑर्थोसेंटर जो है, सर्कमसेंटर पहले दिया हुआ तो ऑर्थोसेंटर 1,2 है, h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका सर्कमसेंटर जो है सर वो 2,4 है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, है ना। अब आपसे पूछिए द सर्कम रेडियस, मतलब सर कैपिटल आर हमसे पूछा है, तो इस पे कौन सा पॉइंट लगेगा जो कि जेईई एडवांस में बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है कि सर ये होता है हमारा सर्कम सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है और ऑर्थोसेंटर की इमेज, ठीक है, ये हमारा ऑर्थोसेंटर है, ऑर्थोसेंटर की इमेज इन एनी साइड लाइज ऑन सर्कम सर्कल। मैंने इस साइड में इसकी इमेज निकाली, इसकी इमेज मान लेते हैं सर आ रही है एच डैश, ठीक है, एच डैश आ रही है, तो ये वाली जो इमेज है ये सर्कम सर्कल पे लाई करेगी। और रही बात सर्कम रेडियस की, तो अब सर सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पेरीफेरी तक जा रहे हो आप, एक सर्कल आपने बनाया जिसका आपको सेंटर पता है बिकॉज दिस इज द सर्कम सेंटर, उसके सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट पता है तो यही तो कैपिटल आर है, यस और नो, तो दिस इज द कैपिटल आर, ये वाली दूरी। तो सर ये तो काम बहुत ही आसान हो गया, मतलब सर हमें क्या करना है, इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज लेनी है, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, और जो कैपिटल आर हो जाएगी सर वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर विल बी अल्फा माइनस 2, इन दोनों के बीच की दूरी, दैट इज अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर, यस और नो, ये दूरी लिख दी मैंने। अब अल्फा बीटा निकालना है जो कि इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज है, कैसे निकालते हैं भाई, अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 2 अपॉन माइनस 1, मिरर इमेज निकाल रहे हो तो माइनस 2 आएगा, 1,2 इसमें पुट कर दो, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट रूट नहीं आता सर, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 सर ये पूरा का पूरा आ जाएगा 6/5, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3 -2 प्लस 6/5 आ रहा है, तो 12/5, 2 इधर गया तो +1, दैट इज 17/5, ये आ रहा है सर 17/5। सिमिलरली बीटा कितना आएगा, -6/5 प्लस ये वाला 2 इधर, 10 में से 6 गया, ये आ जाएगा सर 4/5, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वापस से बता दो अल्फा -2 कितना आ जाएगा सर, अल्फा -2 आपके पास में आ जाएगा 7/5, और बीटा -4 कितना आ जाएगा 20, 16/5, और वो भी नेगेटिव का, है ना। अरे -4 करोगे 5 इंटू वर्ड 20, 20 में से 4 में से 20 गए तो -16, अब इनके स्क्वायर का सम करना है भाई, तो दिस इज 49/25, और सर ये -16 दैट इज 256 होता है क्या, 256/25, है ना, 16 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, ठीक लग रहा है ना। अब जोड़ दो भाई, 256 प्लस 49, 9 और 1 10, 305/25 आ रहा है सर ये तो, है ना, तो 305/25 है, तो 5 6 61, दिस इज अंडर रूट ऑफ 61/5, तो कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो ए आ गई भाई, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो ए आ गई, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगले सवाल में क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ऑर्थोसेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी पूछी है, वाह भैया वाह,
मतलब कि अगर मैं डायग्राम को फिर से बनाऊं, वैसे डायग्राम को बनाने की अब जरूरत है नहीं, यहां पर वर्टेक्स ए है, यहां कहीं ऑर्थो सेंटर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस पूछी है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ए, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट ए एच, और यहां कहीं पे आपको सर्कम सेंटर दे रखा है, h है 1,2 और वो है 2,4, दिस इज 1,2 एंड दिस इज 2,4। चलिए भाई सोचो, इस लाइन की इक्वेशन साइड BC की आपको बेस की इक्वेशन भी दे रखी है, वो तो सारा का सारा डायग्राम 2x माइनस वाई माइनस 3, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, है ना। अब सोचो कि आप इसको कैसे प्रोसीड करने वाले हो, व्हाट इज द वे टू प्रोसीड दिस, ठीक है ना। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर अपना दिमाग लगाइए, सर हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जानकारी सिर्फ इतनी देर की मैंने सारी की सारी यहां पे लेबल कर दी, डायग्राम बनाने का यही फायदा है कि हमें सवाल बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। अब यहां पर आता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों में जो ना कहा मैंने सुन लिया, है ना। अब ये बात बड़ी ही फनी वे में मैंने लिखा है, परंतु सर ये बात एकदम सही है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा प्लीज। जो ना कहा मैंने वो सुन लिया, हम सफर तुझी को चुन, बस आगे मत जाओ, हाँ हम सफर बाद में चुनेंगे। सर ये कौन सी बात हुई, मैं क्या खुद सोचो, इस पूरे सवाल में एक चीज जो उसने कही नहीं है बट हमने सुन ली सर, वो पता है चीज क्या है, एंड दैट इज मियरली ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा इस h की मतलब पॉइंट 1,2 की इससे दूरी निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकालो d1, h की बेस से दूरी निकाल रहा हूं, दैट इज d1 कितनी आ जाएगी, मैंने ये पॉइंट इसके अंदर पुट किया, दैट इज 1,2 इसमें पुट कर रहा हूं, तो ये वाली चीज ऐसी दिखाई देगी, दैट इज ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी सर 3/√5। अब मैंने कहा इसकी दूरी दैट इज ये वाली, अब सर्कम सेंटर की दूरी निकालो इसी बेस से, तो मैंने 2,4 इसमें पुट किया, दैट इज 2 × 2 -4 -3/√5। अब ये बात उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बट उसने बोली नहीं कि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ये बात उसने बोला नहीं कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बेस से बराबर दूरी पर है। मतलब सर क्या है, रेक्टिफाइड डायग्राम क्या है कि इस ट्राइंगल में आप सकते हैं बोल कि h अगर यहां है तो बेस के पैरेलल सर्कम सेंटर यहां होगा, हाँ ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बिकॉज ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सर्कम सेंटर की बेस BC से दूरी बराबर आ रही है ना, बेस BC से बराबर दूरी आ रही है। अब समझ में आया इस लाइन का मतलब, उसने कहां बोला था हमें खुद, हाँ समझ में आया, मतलब ये वो वाला पार्ट है जो करते सब है लेकिन बताता कोई नहीं, है ना। समझे कि नहीं समझे, सही समझना भाई, इसका गलत मतलब मत ले लेना। करते सब है मतलब सर कि भाई साहब मन ही मन में सर इस पॉइंट की लाइन दे रखी है, पॉइंट और लाइन दे रखी है, तो मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया मन ही मन में, हाँ फिर इसका इसमें डिस्टेंस निकाल बराबर आ रहा है, बन गई बात। क्योंकि कुछ चीज पूछी है और आधी अधूरी जानकारी दे रखी है, तो जो जानकारी दे रखी है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करो। अब क्या होगा सर, अब आप बोल सकते हो कि ये वाली जो वर्टेक्स है ये तो A, अच्छा ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या ये परपेंडिकुलर होती है क्या, इसी को तो ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। वर्टेक्स A से सामने वाली साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर के ऊपर ही A H को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वही ऑल्टीट्यूड है ना। और ये वाली लाइन जो है CH वाली लाइन, C और H को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये बेस के पैरेलल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। और सर्कम सेंटर को अगर मैं कर दूं ज्वाइन वर्टेक्स A से, तो यही तो कैपिटल R है, सर्कम सेंटर की दूरी किसी भी वर्टेक्स से, है ना। और मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, इन दोनों के बीच की दूरी 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, सर ये है √5। तो बेसिकली वो ये वाली वैल्यू दे रहा है √5, ये वाली वैल्यू है A, ये है H, ये है C, और R की वैल्यू आपने √61/5 तो निकाली ही थी। तो यहां से मुझे फटाफट आप AH बता दो। AH बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पूछ रहे हो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर
और इस पूरे का रूट 61 माइनस 25, ये आ जाएगा 6, 36 आएगा सर, ये आएगा 36/5 का रूट, सर ये आ जाएगा 6/√5। AH की जो दूरी है दैट इज 6/√5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। सही है भाई। तो ये मजेदार चीज थी ना, ये आपको सिखाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल में जब आप उतरे तो प्लीज ये सब बातें भी जो ना कहा वो मैंने सुन लिया। समझ में आएगी नहीं समझ में, आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हैं। आपको 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, फटाफट दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करके देखा, -1 आ रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना। कोई भी ट्राइंगल की बात कर रहा है जिसमें तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, तो मन ही मन में बैकग्राउंड में जाके आपको नेचर ऑफ द ट्राइंगल चेक करना है कि यार नेचर ऑफ द ट्राइंगल, कहीं ट्राइंगल इक्विलेटर तो नहीं है, कहीं ट्राइंगल राइट एंगल तो नहीं है, कहीं ट्राइंगल आइसोसेलेस तो नहीं है ना। ये सब बातें खुद करके देखनी होती है। पॉइंट दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी है, दोनों से डिस्टेंस निकाल के देखा, डिस्टेंस बराबर तो नहीं है, बस। अब वो पूछ रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज साइन बी इंटू साइन सी। साइन बी इंटू साइन सी मतलब कि सर इसी में ही जो एंगल ए बनता है वर्टेक्स ए पर और जो एंगल सी बनता है वर्टेक्स सी पर, वो आप मुझे बता दो साइन बी इंटू साइन सी क्या होगा। अगेन वीडियो पॉज कीजिए, सारी जानकारी आपके पास में, साइन बी इंटू साइन सी की वैल्यू निकालो। मजे आ जाएंगे जब आप इस पार्ट को सोचोगे तो, है ना, मजे आ जाएंगे। चलिए जी, नाउ वापस से डायग्राम तीसरी बार बनाना पड़ रहा है भाई मुझे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सर ये रहा H, है ना। नाउ अच्छा, आपने जो अब तक निकाला वो वर्टेक्स की ऑर्थो सेंटर से दूरी और कैपिटल R। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, ध्यान से देखना। हाँ, वो छोटा सा काम क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं और यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालूं, तो ये ऑल्टीट्यूड है तो इसी पॉइंट से पास करेगी, बिकॉज ऑल्टीट्यूड पासेस थ्रू ऑर्थो सेंटर। मैंने कहा ये वाला एंगल कितना है, सर ये एंगल है ए। इसके अपोजिट वाली साइड कितनी होती है, सर ये वाली साइड होती है सी। तो मैंने कहा सी का कॉस वाला कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा सी कॉस ए। क्या बोलती पब्लिक, है ना। सी का कॉस वाला कंपोनेंट ये लेंथ आ गई सी कॉस ए। मैंने कहा ठीक है भाई, अब इस लाइन को वापस से यहां पहुंचा दो, है ना। ध्यान से देखना भाई, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखते ही पता चल रहा है कि ये एंगल 90 है, ये एंगल सी, तो ये वाला एंगल कितना बचा, इतना, सर ये 90 माइनस सी। मैंने कहा ठीक है भाई। अब एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल, ज्योमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ये छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठा लाए, ये वाली लेंथ आ रही है सी कॉस ए, ये वाला एंगल आ रहा है सर दैट इज 90 माइनस सी, ये ए है, ये एच है और ये परपेंडिकुलर है। मैंने कहा यार ये ए एच बता दे कितना आ रहा है, ए एच, क्योंकि वो मैं निकाल चुका हूं। तो सर अगर आपको यहां से ए एच निकालना है और ये वाला एंगल यूज करना है तो आप कॉस वाली चीज यूज करो, दैट इज कॉस 90 माइनस सी, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस कितना है सी कॉस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है सर दैट इज ए एच, है ना। सर कॉस 90 माइनस सी कितना होता है सर दैट इज साइन सी, है ना। यहां पर लेके गए ए एच को और सर ये कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा सी अपॉन साइन सी इंटू कॉस ए। साइन रूल आपने देखा होगा, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, और बराबर क्या आता है सर दैट इज 2r। ठीक है, कैपिटल 2r, समझे कि नहीं समझे। तो ए एच की वैल्यू है कैपिटल 2r कॉस ए। एच की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल 2r कॉस ए। कोई दिक्कत किसी को, तो आंसर है सर नो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, अच्छा ए एच मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है, यही तो है ए एच अभी जो आपने निकाला 6/√5, है ना। कॉस ए की जगह मुझे साइन बी और साइन सी लाना है, तो एंगल ए की जगह तो मैं ऑब्वियसली सर क्या देखूंगा, क्योंकि मुझे जो एंगल चाहिए मैं उसकी तरफ मूव करूं ना। तो एंगल ए ट्राइंगल के अंदर पाई माइनस बी प्लस सी होता है, तो मैं इसकी जगह ये लिखूंगा, बट उसमें आ जाएगा कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी। अब कॉस बी और कॉस सी नहीं पता,
तो मैंने कहा उसका इलाज भी ढूंढते हैं। मैंने कहा देख ये एंगल 90 डिग्री इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखना भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही सर। ये वाला एंगल सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस सी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, ये वाली साइड है सी, इसका ये पूरा एंगल है बी, ठीक है। वापस देखना जरा, ये वाली साइड है सी, ये पूरा एंगल है बी, तो सी का कॉस वाला कंपोनेंट, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर, दैट इज सी कॉस बी, ठीक है ना। चलिए अब मुझे आप ये वाली दूरी बता दीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें आपने बोला कि दिस इज सी कॉस बी और ये है एच, ये एंगल है 90 माइनस सी, इस पॉइंट को एम बोल देता हूं। तो मुझे बताओ कि मुझे एच एम लेंथ को यूज करना है। सर आप एच एम लेंथ को क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने एच एम कैलकुलेट कर रखी है, यही तो पॉइंट एम है, D1 ही तो एच एम है भाई, कि एच की इस साइड BC से दूरी, तो एच एम लेंथ को भी यूज कर लेता हूं। तो इसके लिए ये आना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा सर, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, दैट इज 1090 माइनस सी, 1090 माइनस सी इज एच एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस सी कॉस बी। अब 1090 माइनस सी सर ये कितना होता है कॉट सी, और मैंने कहा यार कॉट सी क्या होता है सर, दैट इज कॉस सी अपॉन साइन सी, ठीक है जी। तो एच एम की लेंथ कितनी आ गई भाई, तो सर ये सी ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सी कॉस बी कॉस सी, और नीचे लिखा हुआ है साइन सी। अब सी अपॉन साइन सी को आप क्या बोलते हो सर, दैट इज 2r, ठीक है। एच एम की लेंथ आ गई सर, दैट इज 2r कॉस बी कॉस सी। अब जिस बच्चे को थोड़ा रिजल्ट याद रखने की आदत है, जो कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल में बताया जाता है, बेसिकली ये जो दोनों मैंने आपको डेरिवेशंस करके दिखाई हैं, दैट इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से दूरी और ऑर्थो सेंटर की साइड से दूरी। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता था तो आप डायरेक्टली यहां तक आ सकते हैं कि अगर ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स ए से दूरी निकालनी है तो 2r cos a आता है, और अगर साइड BC से दूरी निकालनी है तो साइड B और C पे जितने एंगल बन रहे हैं 2r मल्टीप्लाइड बाय cos B cos C आता है, साइड BC पर एंगल B और C बनते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स B से दूरी पूछूं तो 2r cos B, साइड AC से ये वाली दूरी पूछूं तो आप बोलोगे 2r cos A cos C का प्रोडक्ट, है ना। तो ये डायरेक्टली पता होता तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब जरा देखना, आपने AH की दूरी अभी थोड़ी देर पहले निकाली, व्हाट इज योर AH, दैट इज 6/√5, ये होगी जी इक्वेशन नंबर 1। HM की दूरी आपने सर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज 3/√5, ये होगी इक्वेशन 2। दैट मीन्स यू कैन से 2r cos B cos C बराबर 3/√5, एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या है, 2r cos A, और cos ऑफ एंगल A की जगह हमें दिख रहा है पाई माइनस B प्लस C, क्योंकि मुझे एंगल B और C को पिक्चर में लाना, दैट इज 6/√5, है ना। बस खत्म। क्या आपके पास में R की वैल्यू भी है, हाँ सर। अब जब आप इसको ओपन करोगे, पहली चीज तो ये क्या लिखा हुआ है, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस, यहां से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 2r, ये लिखा हुआ है माइनस कॉस बी प्लस सी। अब मैंने कहा इसको ओपन कर दे भाई, ये माइनस साइन बाहर लगा दिया, कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, है ना, 6/√5। क्या बोलती पब्लिक, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे सर, ये हो जाएगा माइनस 2r cos b cos c प्लस 2r sin b sin c इज इक्वल टू 6/√5। अब सर इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये रही, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा माइनस 3/√5, इसकी वैल्यू कितनी है 3/√5, और ये वाला माइनस साइन इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो सर ये वापस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 9/√5, और ये आ गया सर 2r sin b sin c के बराबर। अब सर 2 यहां पर रहने दो, r की वैल्यू आप पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हो, सर्कम रेडियस दैट इज √61/5, दिस इज √61/√5। चलिए जी उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आ जाएगा साइन b
साइन सी बराबर 9/2√61 इज द करेक्ट आंसर। 9/2√61 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पैराग्राफ है, जो दो पार्ट उसने पहले मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में कैलकुलेट कराया, उन दोनों का यूज हो रहा है पार्ट सी में, बट क्रिटिकल तरीके से है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए सीटीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। मैट्रिक्स मैच है, मतलब सॉरी मैच दी कॉलम है। आराम से हर एक पार्ट को पढ़िए, क्या बोल रहा है कैसे। और ये सवाल जो है दिस इज बेसिकली नथिंग बट, एक आपको कहानी बताई गई थी, दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक और सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपस में चक्कर चलता है रे मामू। सर चक्कर, हाँ मैंने कहा भैया इनकी आपस में बहुत ज्यादा मिली भगत है। तो ये पूरा का पूरा सवाल है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बट इसका जवाब देने में आपकी मदद करेंगी कौन, इनकी प्रेमिका, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू हो जाओ। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सवाल है, और इनफैक्ट होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हर वैरायटी में हम गए हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो एक होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है। मैं पार्ट ए पर आ जाता हूं। पार्ट ए पर उसने बोला कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। इसकी जो स्लोप ऑफ वन लाइन इज द स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर। हमें पता है कि सर ये एक होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये ओरिजिन से पास करने वाली दो लाइंस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो किसी एक का स्क्वायर किसी दूसरे के बराबर है। दिस इज गिवन। और हमसे रिलेशन जो है वो किस में चाह रहा है, ए बी एच, इन सब में। और मैंने कहा ये एच ए बी और ये सब कौन है सर, इसमें इक्वेशन में कोफिशिएंट। प्रोसीजर क्या है सर, जब भी हमारे पास होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है, उसको सॉल्व करने का तरीका है, आप x² से डिवाइड करो, डिवाइड बाय x² एंड पुट y अपॉन x बराबर m। ठीक है जी, तो y अपॉन x को m पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज bm², क्योंकि सर इसके नीचे x² आएगा, इसके नीचे x² आएगा और इसके नीचे भी x² आएगा। तो y अपॉन x को m पुट किया तो y अपॉन x का स्क्वायर दैट इज m²। एक x कैंसिल हो गया, y अपॉन x क्या आ जाएगा m, और वहां से x² पूरा ही कैंसिल हो गया। चलिए, तो सर ये आ जाएगा bm² प्लस 2hm प्लस a बराबर 0। इसका एक रूट अगर m1 है, सॉरी एक रूट अगर m2 है तो दूसरा m2 का स्क्वायर है, सॉरी एक रूट अगर m1 है तो दूसरा m1 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, अब यहां से थ्योरी ऑफ इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है, वहां से सिंप्लीफिकेशन करनी स्टार्ट करो। तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज, एक रूट है m1, दूसरा है m1²। सम ऑफ द रूट्स होता है सर -2h अपॉन b। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा सर m1³ m1 इंटू m1² लिख लेना भाई, और वो है सर c अपॉन a दैट इज a बाई b। अब मुझे m1 को एलिमिनेट करना है और a b और h में एक रिलेशन बनाना है, अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा। अब m1 को भी एलिमिनेट कैसे करें भाई, क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो है वो m1 के क्यूब की है, a अपॉन b, है ना। वैल्यू जो है वो मेरे पास m1 के क्यूब की है। तो चलो सर ठीक है, फिर मैंने दोनों तरफ इसमें क्यूब ही कर दिया, मैंने इसमें दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा, इसका क्यूब आ जाएगा सर दैट इज m1³, इसका क्यूब आ जाएगा सर दैट इज m1 की पावर 6 प्लस 3, इसका स्क्वायर m1² 3a² b, समझ में आता है ना, इसका स्क्वायर ये एज इट इज प्लस 3, या फिर एक और काम कर सकते हैं ना, 3ab, मतलब a प्लस b का क्यूब इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और इस तरफ आ जाएगा -8h³ अपॉन b³। अब सर अगर m1 का क्यूब a अपॉन b है, तो सर ये तो a अपॉन b लिखा हुआ है, सर इसका स्क्वायर मतलब इसी का ही स्क्वायर कर दिया तो ये a² अपॉन b² लिखा हुआ है। 3, सर ये वापस से m1 का क्यूब लिखा हुआ है, जिसकी जगह आप वापस से a अपॉन b पुट कर सकते हो, और m1 प्लस m1 का स्क्वायर इसकी जगह -2h अपॉन b पुट कर सकते हो, और -8h³ अपॉन b³ आ गया।
चलिए एक बार देख लेते हैं हमें बनाना क्या है। a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h² अपॉन ए बी। हमें बनाना है a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h² अपॉन ए बी। इस चीज की वैल्यू हमें बनानी है सर। शुरू हो जाते हैं। h² अपॉन ए बी है ना। पहले तो एक काम करें, h को उड़ा दें क्या? कैसी बात कर रहे हो सर, उड़ाना उड़ाना कहां से आ गया? तो मैंने कहा a प्लस बी कहां से लाऊंगा यार। हाँ एक तरीका तो दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे में एलसीएम ले लूं तो यहां जाएगा सर ए बी हो जाएगा, बी जाएगा यहां a² और -6ah और यहां आ गया -8h³ अपॉन b³। ये पूरा b² और ये b उड़ा दीजिए। अब a प्लस बी अपॉन एच बन तो रहा है ना। इन दोनों में से मैंने क्या किया, a कॉमन लिया तो ये आ जाएगा सर a प्लस बी या b प्लस ए लिखो, -6ah बराबर, या इसको भी इधर ही ले आते हैं, प्लस 8h³ अपॉन b। ये है ना। अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। तो जब a से डिवाइड करूंगा तो यहां a और यहां भी a, और सर h भी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ah से डिवाइड कर दिया बेसिकली बेटा। ठीक है, तो जब मैंने ah से डिवाइड किया तो ये गया, ये पूरा गया और ये आ जाएगा सर h²। तो बेसिकली यहां बचा -6, इसको इधर लेके आओगे सर इस पूरे की वैल्यू आ गई 6 है ना। ये क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन एच प्लस 8h² अपॉन ए बी। ये माइनस का 6 बचा, इधर आ जाएगा प्लस का 6। तो सर प्लस का जो 6 हमारा आंसर आ रहा है, इस पूरे की वैल्यू आ रही है सर दैट इज 6। और 6 कैसा नंबर है? ऑड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। कंपोजिट नंबर है सर, इसकी वैल्यू आ गई q है ना। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस इज लैम्डा यूनिट्स, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा की बात की है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। देखो भाई सिंपल सी कहानी है ना। क्या बोला है, क्या दे रखा है सर उसने? x² प्लस 4xy प्लस y², x² प्लस 4xy प्लस y² बराबर 0। हमने ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ओरिजिन से पास करने वाली दो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन के मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने क्या किया, 1, 2 एक पॉइंट है, इससे हमने दोनों पर परपेंडिकुलर डाला। 1, 2 एक पॉइंट है, इस पे दोनों पे हमने परपेंडिकुलर डाला। मान लेते हैं ये है P1, ये है P2, ये पॉइंट है 1, 2। तो हमें P1 इंटू P2, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दीज लाइन इज लैम्डा यूनिट्स। ये वाली जो वैल्यू है सर, ये लैम्डा के बराबर दे रखी है और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा पूछा है। शुरू हो जाओ भाई। तो ठीक है सर, हम तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं। मैंने कहा कैसे? ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन y बराबर m1x और ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी सर y बराबर m2x, है ना। तो मैंने कहा इस लाइन को ढंग से लिख। अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिखूं दैट इज m1x माइनस y बराबर 0, और इसी लाइन को मैं ऐसे लिखूं दैट इज m2x माइनस y बराबर 0। मैंने इन दोनों लाइंस को अलग अलग एज्यूम कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं उससे कंपेयर कर दूंगा। ठीक है ना। शुरू हो जाइए प्लीज। बट उससे पहले जो ये P1 P2 है पॉइंट, सॉरी ये परपेंडिकुलर लेंथ P1 क्या है? ये इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से, और लाइन जो है वो ये लिखी हुई। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का रूट। तो ये आ जाएगा सर m1 माइनस 2, ये वाली चीज। ठीक है, यहां से मैंने P1 निकाला, यहां से मैंने P2 निकाला। अब यही पॉइंट मैं इसके अंदर पुट करूंगा सर, ये आ जाएगा कितना? 1, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो m2 माइनस 2 अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 1 का रूट मॉड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 इंटू P2 कितना आ रहा है, तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉड के अंदर ही, तो सर ये आ जाएगा। मॉड लगाने का मतलब है कि प्रोडक्ट, लेंथ का प्रोडक्ट कर रहे हो सर, ऑब्वियसली वो कभी नेगेटिव नहीं आता, तो पॉजिटिव आंसर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर m1 m2
-2 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस 4। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा डिनोमिनेटर में रूट है भाई और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सर बोले m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और प्लस 1, इस पूरे का मॉड लेना है। अब मैंने कहा इन सब की वैल्यू कहां से निकाल के लाए, तो बोले सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर भी तो करो। मैं कहा अच्छा ये काम तो रह ही गो। तो जरा देखना, अब अगर पेयर मैं बनाता, वैसे अगर डायरेक्टली याद है कि आपको m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 क्या होता है, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, बट फिर भी अच्छा एक तरीके से और भी जा सकते हो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो, कंपेयर करने से पहले किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेना। अदरवाइज सेम रूट से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको एक्स स्क्वायर से और y अपॉन एक्स को मैं m पुट कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा भाई, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर 0। इसी के ही तो दो रूट m1 m2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज m1 प्लस m2, सम ऑफ द रूट्स, दैट इज -4, m1 m2 दैट इज प्लस 1। तो जहां पर आपको m1 m2 दिख रहा है वहां पे प्लस 1 रख देना भाई। सर यहां पर प्लस 1 और m1 प्लस m2 की जगह सर -4, और सर m1 m2 का स्क्वायर जो है सर वापस वो 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसको अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं, दैट इज m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2, तो ये आ जाएगा सर 16 के बराबर। m1 m2 की वैल्यू है 1, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, सर ये आ जाएगा, ये इधर जाके घटेगा, दैट इज 16 में से 2 गए तो 14। तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सर ये है पूरा का पूरा 14। चलिए भाई, तो वहां पर 1 -2 इंटू -4 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह 1, इसकी जगह 14 और इसकी जगह 1 है ना। 8 1 9 9 और 4 13 अपॉन 14 और 2 16। सर ये आ गया, ये हमारे पास में लैम्डा आ रहा है, P1 P2 ही लैम्डा है। सर ये लगभग आएगा 12 होता तो 3, दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्डा इज एग्जैक्टली 3। इस सवाल को देखकर पूरी पूरी फील आ रही होगी सर आप तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो भैया 3 कैसा प्रोग्राम है बता दो। सर 3 एक ऑड प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका जो आंसर है सर वो कितना आया, 3। आ जाइए। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंट किया है। ये वाला पार्ट जो है दैट इज डिब्बी, ये डू इट बाय योरसेल्फ है जी। द पेयर दिस एंड दिस हैव वन लाइन इन कॉमन, तो बेसिकली वन रूट कॉमन वाली बात कर रहा है ना। क्योंकि देखो आपको एक पेयर क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। अगर मैं डी की बात करूं तो व्हाट इज डी हियर, सर डी हमें ये वाला लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज a1 x स्क्वायर प्लस 2 h1 xy प्लस b1 y स्क्वायर, यही तो है ना। देख लेना प्लीज, a1 x स्क्वायर प्लस 2 h1 xy प्लस b1 y स्क्वायर, और इसमें a2 h2 और b2 यूज हुए हैं। इसमें a2 h2 और b2 यूज हुए हैं दोस्तों। अबे तू कहां से आ गए इसको, अबे यार इसको आने दे। हाँ, तो वन लाइन कॉमन और साथ में पैरेलल में वो थॉट चल रहा है कि सर ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ही नहीं, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन की बात हो रही है, क्योंकि सर जब आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके y अपॉन एक्स को m पुट करोगे तो ये आ जाएगा b1 m स्क्वायर प्लस 2 h1 m प्लस a1 बराबर 0, और इसमें क्या आ जाएगा सर, दिस इज b2 m स्क्वायर प्लस 2 h2 m प्लस a2 बराबर 0। तो अब वो ऐसा बोल रहा है कि दोनों लाइंस कॉमन होने का मतलब, दोनों में एक लाइन कॉमन होने का मतलब कि दोनों में इन क्वाड्रेटिक में एक स्लोप कॉमन है, मतलब वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन। तो कॉमन रूट कंडीशन पता है सर, कुछ लोगों को मेथड पता होगा तो वहां से भी जा सकते हो कि एक्स स्क्वायर या एम स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करो और घटा दो, फिर वो जो आएगा वो कॉमन रूट होगा, वो किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा दो री। या फिर सर डायरेक्टली हमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है डीएफ, जो कि कई बार काम कर जाता है। देखो कैसे निकालते हैं कॉमन रूट कंडीशन। सर एम स्क्वायर और एम के कोफिशिएंट से छोटे वाला डिटर्मिनेंट बनाओ 2 क्रॉस 2 का, तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट है b1 b2 और एम का कोफिशिएंट है h1 h2 मल्टीप्लाइड बाय, अब m और कांस्टेंट टर्म के
मदद से, m के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मदद से फिर से एक छोटे वाला ट्राइंगल डिटर्मिनेंट बनाइए। सर यहां से आ जाएगा 2h1 2h2 और यहां से आ जाएगा a1 a2 बराबर, अब m स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मदद से फिर से एक छोटे वाला डिटर्मिनेंट बनाओ 2 क्रॉस 2 का। सर ये आ जाएगा b1 b2 और ये आ जाएगा a1 a2 और इस तरफ लगता है जी स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें से मल्टीप्लाई करने से पहले इस कॉलम में से 2 कॉमन ले लिया, इस कॉलम में से भी 2 कॉमन ले लिया। सर 2 कॉमन लेने के बाद में ये आएगा, दैट इज b1h2 माइनस b2h1 और यहां पर कितना आ जाएगा सर, इसमें से भी 2 कॉमन लिया तो ये 2, ये आ जाएगा h1a2 माइनस h2a1 और यहां पर आप जो भी लिखो उसका स्क्वायर लिखना प्लीज। तो ये आ जाएगा सर b1a2 माइनस b2a1 इसका होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से जिस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये देखो b1a2 माइनस a2b1, b1h2 माइनस b2h1, a2h1 माइनस a1h2, तो यही तो बन रहा है सर हमारा भी। इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद में सर हमारे पास में सिर्फ ये 2 और ये 2 बच जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा सर, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 कैसा नंबर है सर, परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक कंपोजिट नंबर भी है। दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर दैट इज s और एक कंपोजिट नंबर भी है ना, हाँ सर। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा s3, ठीक है जी। तो इसके जो आंसर्स आपको दे रखे हैं सर वो है a का q, b का p, c का आप खुद सॉल्व करेंगे दैट इज r आएगा आंसर और d का सिर्फ s दे रखा है तो s3, ठीक है जी। आई होप दिस इज करेक्ट, दिस इज गुड। समझ में आएगी नहीं समझ में, है ना। चलिए, द लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मीट्स द x एक्सिस, मतलब काफी पुराना सवाल है, ओल्ड IIT में आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पैटर्न लगता है तो एक बार देख लीजिए प्लीज, हाँ ना। वीडियो पॉज करो आसानी से, बस इसमें मतलब इस सवाल को लेके आओ ताकि आप डायग्राम से आप रिलेशन तक जा सके, मतलब डायग्राम इज इंपॉर्टेंट हियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर सवाल में भाई साहब डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। द लाइन x प्लस वाई बराबर 1 मीट्स द x एक्सिस एट a, y एक्सिस एट b, p इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB। चलो इतना डायग्राम बना लेते हैं ताकि बार बार हमें सवाल ना पढ़ना पड़े। तो एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 1, तो यहां पर 1,0 पे काटेगी और यहां पर 0,1 पे काटेगी। x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट जो है वो है P, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बिल्कुल सही सर, ये और ये बराबर है तो ये हो जाएगा सर दैट इज हाफ कॉमा हाफ, ठीक है भाई। हाँ, P1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू OA, O मतलब ओरिजिन को बोल रहा है, कहीं लिखा नहीं है बट O ऑब्वियसली ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो है ये इससे इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। OA पर कौन है, उसका नाम क्या रखा है उसने, P1 is the foot of perpendicular on from P on OA, M1 is the foot of, M1 is that of P1 on OP। अब P1 से OP पर, OP कहां है भाई, OP किधर है भाई, आजा बेटा, OP यस लो। अब OP से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, सॉरी P1 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है OP पर, इसको हम बोल रहे हैं सर M1, है ना। चलिए कहां तक आ गया, यहां तक। M2 is that of P2 on OP, M2 जो है वो OP, रुको, M1 is that of P1 on OP, P2 is that of M1 on OA। अब M1 से हमने OA पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको P2 बोल रहा है, P2 से OP पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको M2 बोल रहा है, M2 से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे सर, इसको P3 बोल रहा है। और ये ऐसे प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, ऐसे जो है ये चलता रहेगा, सो ऑन। Pn denotes the nth foot of perpendicular, Pn denotes the nth foot of perpendicular on OA from Mn minus 1। देन OPN की लेंथ पूछी है, मतलब ओरिजिन से Pn की दूरी। तो मैंने कहा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब आप यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा क्या, इस P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही P1 का एक्स कोऑर्डिनेट होगा।
फिर सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बस 3 निकाल लेते हैं, फिर वहां से पैटर्न पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। अब मैंने कहा ये देख, ये वाली जो लाइन है ओपी इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला सर इसके परपेंडिकुलर है? क्योंकि x1 कॉमा वाई सॉरी हाफ कॉमा हाफ और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप निकालेगा तो वो स्लोप आएगा 1। तो इस लाइन का स्लोप है +1 और इस लाइन का स्लोप है -1, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो मतलब सर ये वाला जो एंगल बन रहा है सर, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री, है ना। अब ये एंगल 45 है तो सर ये वाला एंगल भी 45 होगा। खुद सोचो क्यों? क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, ये 90 है तो ये भी 45। अब ये दोनों 45 45 है, जहां जहां पर भी मैं एंगल का निशान बना रहा हूं वो सारे 45 है, तो ये और ये दूरी तो बराबर होगी, है ना। अगले में सर फिर से ये वाला जो एंगल है ये भी 45, ये भी 45, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर होगी। फिर उससे अगले में सर ये वाला एंगल भी 45, ये भी 45, फिर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर होगी। और ये वाली लेंथ आपको दे रखी है, मान लेते हैं ये वाली लेंथ है a, तो a आपको हाफ दे रखा है। कैसे पता सर? ये देखो ना, ये पूरी दूरी कितनी है सर? दैट इज हाफ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर हो और ये a है, तो इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है सर? तो सर आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज x² + x² बराबर a², 2x² बराबर a², x की वैल्यू आ जाती है a/√2। तो ये हो गया जी x और ये x, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ a है तो साइड की लेंथ a/√2 हो जाएगी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये भी a/√2, ये भी a/√2। फिर अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ ये वाली है a, अब ये नया a ये है, तो साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल में? अलग से बना लो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये देखो, अब इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ a/√2 है और ये बराबर है, तो सर इसको 1/√2 से और मल्टीप्लाई कर दो। सर ये a/2 और ये a/2, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर? दिस इज a/2 और ये वाली भी a/2। तो ध्यान से देखो, तो इसका अब ये वाली जो लेंथ है आपके पास में, ये वाली दूरी कितनी आ गई सर? ये a/2 आ गई, तो ये वाली डिस्टेंस a/2 है। फिर ये वाली कितनी हो जाएगी सर? ये वाली हो जाएगी वापस 2√2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे समझो इस डायग्राम को कि सर हो क्या रहा है कि P1 था हाफ पर, है ना, फिर P2 आया सर और हाफ को ही हमने a बोला है, समझे कि नहीं समझे? तो जो P2 है वो इस a को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? a को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 से, तो ये आ जाएगा a/√2, 0। फिर P3 जो आप बोलने वाले हो सर, इसको a/√2 को फिर इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ रुको, ये वाली जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी सर ये a/2 है ना, ये वाली जो दूरी है ये a/2 है, ठीक है ना। ये a√2 फिर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये a/2। अब ये a/2 तो ये कितनी हो जाएगी? a/2√2। तो ये वाली कितनी हो जाएगी सर? ये a/4 हो जाएगी। मैंने गलत लिखा है यहां पर, हाँ सर ये वाली दूरी आ जा रही है a/4, फिर ये वाली दूरी आएगी सर a/8। ये ऐसे चलेगा, है ना। सही है ना। वापस एक बार पूरा डायग्राम, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वापस देखना जरा। ये दूरी a, फिर ये वाली जो दूरी है ये वाली क्या हुई सर? इसका √2 टाइम्स। फिर मैंने कहा मुझे ये वाली दूरी से तो मतलब ही नहीं है, मैं तो ये वाली डिस्टेंस जानना चाह रहा हूं। तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसका भी √2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स, तो ये a/2। फिर ये वाली दूरी अगर a/2 है तो ये वाली दूरी भी a/2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? ये इस डिस्टेंस मतलब a/2 का 1/√2 टाइम्स, तो a/2√2। अब सर ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये और ये डिस्टेंस, इसका भी मतलब इसका भी 1/√2 टाइम्स, तो ये a/4। तो ये a/2 ये a/4 ऐसे चल रहा है जी, समझे? a/2 a/4,
फिर इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करो, a/8, ऐसे चलते जाएंगे हम, है ना? ठीक है, तो अब क्या पूछा है, देन द ओपीएन, ओपीएन क्या है मतलब सर, जब आप यहां पहुंचोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मैंने कहा यार बहुत सिंपल सी कहानी है ना, बहुत सिंपल सी कहानी है। पहले मैंने कहा देख, P1 से शुरू हुए तो a/2, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज a/2। P3 में a/2 की पावर 2 माइनस, सॉरी 3 - 1। P4 में a/2 की पावर 4 - 1। तो Pn में सर यहां आएगा a/2 की पावर n - 1। बट हमसे तो ये डिस्टेंस पूछी है, तो आप बोल सकते हो सर दैट इज OPN इज हाफ, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है सर, दैट इज हाफ। हाफ में से आप ये वाली पूरी डिस्टेंस घटा दो, यहां से लेकर यहां तक। तो मैंने कहा ये वाली दूरी कितनी है भाई सर, दिस इज a/2। वन माइनस, हाँ हाफ माइनस दैट इज दिस, है ना? हाँ, तो a/2 होगी, ये वाली दूरी a/2, फिर a/4, फिर a/8। ऐसे करते करते कहां तक हमें इसको घटाना है? मैं कहीं कैलकुलेशन में ज्यादा तो नहीं फंस गया? एक काम करते हैं सर, इसको पैटर्न ऑब्जर्व करके लिख देते हैं। OP1 कितना है, हाफ। OP2 कितना है, OP2, OP2 सर, OP2 मतलब ओरिजिन की इससे दूरी ना, दैट इज पूरी डिस्टेंस है हाफ, में से आप ये घटा दो 1/4, क्योंकि a/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये दूरी 1/4 है जी, क्योंकि a खुद हाफ है। ठीक है, तो सर ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। OP3 और लिख लेते हैं, OP3 क्या होगी सर, टोटल डिस्टेंस हाफ है, ये पूरी डिस्टेंस हाफ है, इसमें से ये वाला पार्ट घटा दो, दैट इज -1/4, और ये कितना हो जाएगा सर, 1/8। तो 1/8 प्लस 1/4, ये कितना आ जा रहा है आपके पास में, 8, यहां 1 + 2 सर, ये आ जाएगा 3/8, ठीक लिखाएगा। तो 1 - 3/8 इज बेसिकली 1/8 आ जा रहा है सर, है ना? तो बस अब ठीक है, तो OPN कितना आ जाएगा सर, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 2, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो वैसे ही OPN कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर n, पूरा घटाने के बाद में यही लेंथ। मैंने क्या किया, पहले OP2 लिखा, यहां से यहां तक की दूरी, OP1 तो हाफ है ही, फिर मैंने ये दूरी लिखी, फिर ये दूरी लिखी, पैटर्न ऑब्जर्व करके ये लिख दिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द लाइन, a line L is drawn from 4, 3 to meet the line this and this। वापस देखते ही पता चलना चाहिए कि ये दोनों लाइंस की जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पॉइंट ए और बी पर रिस्पेक्टिवली मीट करती है। फ्रॉम ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू एल ड्रॉन मीटिंग द लाइन L2 एट A1। डायग्राम कंफ्यूजिंग है सर इसका। कैसा सवाल है सर, इसका डायग्राम जो है दैट इज कंफ्यूजिंग। तो डायग्राम पहले आप वीडियो पॉज करके अच्छे से बनाइए। दो लाइंस मुझे दे रखी है, जो कि इक्वेशन देखते ही पता चलता है दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, हाँ ना? किसी एक लाइन को हम L1 बोल देते हैं सर, किसी एक लाइन को हम L2 बोल देते हैं। फिर ए लाइन L फ्रॉम 4, 3 से पास करती हुई लाइन L एक बनाई गई, जो कि लाइन L1 को और L2 को A और B पे कट करती है। इसको पॉइंट A पर, इसको पॉइंट B पर रिस्पेक्टिवली बोला है। फ्रॉम ए लाइन परपेंडिकुलर टू L, इस पॉइंट से पास करना है, लाल वाली लाइन के परपेंडिकुलर लेना है। इज ड्रॉन मीटिंग द लाइन L2 एट A1। अब हमने इसके परपेंडिकुलर, लाल वाली लाइन के परपेंडिकुलर और A1 से पास करती, सॉरी A से पास करती हुई एक लाइन बनाई जो L2 को A1 पर काटेगी। Similarly, from B, a line perpendicular to L drawn meeting the line L1 at B1। अरे वाह सर, हमने फिर इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना दी। देखना पैरेलल कैसे आएगी सर, आपको कैसे पता? मैंने कहा देख, ये लाइन के डॉटेड लाइंस जो हैं वो लाल वाली लाइन के दोनों
मतलब जो डॉटेड लाइन है, दोनों डॉटेड लाइन ये लाल वाली लाइन के परपेंडिकुलर हैं, तो एक लाइन के परपेंडिकुलर दो लाइंस और वो भी 2D में, तो सर ये तो पैरेलल होंगी ना। मैं कहा हाँ ठीक है भाई। तो जो हमने ये वाली लाइन बनाई है ये इसको B1 पे काटती है। बहुत बढ़िया, ये है जी, ठीक है। आ जाइए। Thus a parallelogram AA1 BB1, AA1 BB1, बहुत बढ़िया, एक पैरेललोग्राम भी बन गया सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, बहुत बढ़िया। फॉर्म द लीस्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया की लीस्ट वैल्यू बताओ। तो पैरेललोग्राम के एरिया का सवाल है, डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है, शुरू हो जाइए भाई, है ना। चलिए, छोटी सी ज्योमेट्री, कैसे सवाल सॉल्व करेंगे सर इसको? ज्योमेट्री से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को, ज्योमेट्री से तुरंत इसको हम रगड़ देंगे, देखना जरा ध्यान से, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, देखना जरा, ज्योमेट्री का मतलब ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डालने से पहले क्या मैं ये लिख सकता हूं, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AA1 BB1 इज 2 टाइम्स किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि सर वो पूछ रहा है इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। तो अगर मैं उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और 2 टाइम्स कर दूं तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो मैं उस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा हूं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABB1, ABB1, ये ठीक है ना। अच्छा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे अगर एरिया लिखना हो तो सर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या लिखूंगा, हाफ परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस क्या ले रहा हूं, दैट इज BB1। यहां तक क्लियर है एकदम? हाँ सर। अब ये AB और BB1 की बात करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए B से इसके ऊपर, मतलब दोनों लाइंस के बीच में एक परपेंडिकुलर आपको डालना है। ये परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे पता है, कैसे पता, L1 L2 के बीच की दूरी, मान लेते हैं सर ये डिस्टेंस D है। तो व्हाट इज डिस्टेंस D? तो दोनों लाइंस के बीच की दूरी 15 में से 5 गया 10 और बटे 16 और 9 25, 5, सर ये डिस्टेंस तो 2 है। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस D बराबर कितना है सर, 2। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। और आपने ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर डाली है, मैं कहा यस, शाबाश। तो अगर मैं इस एंगल को बोल दूं थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, या फिर एक काम करो इसी को थीटा बोल दो, क्योंकि हमें वही लेंथ लिखनी है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ 2, ये D, सॉरी ये थीटा, ये B, ये A, मुझे एक लेंथ चाहिए AB। तो सर कैसे आएगा, cos थीटा से आ जाएगा सर। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB की वैल्यू आ गई बेटा 2 sec थीटा, ठीक है। AB इधर 2 अपॉन cos थीटा, दैट इज 2 sec थीटा। अच्छा, ये पूरा परपेंडिकुलर था, तो ये वाली लेंथ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 90 माइनस थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा, सॉरी ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 2 और मुझे ये वाली लेंथ चाहिए दैट इज BB1। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और, सॉरी BB1 चाहिए ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ सम एंगल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो BB1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन साइन थीटा। एक काम करो, इसको 2 अपॉन कॉस थीटा ही रहने दो और इसको 2 अपॉन साइन थीटा ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मुझे इस एरिया को मिनिमाइज भी करना है। सर एक और 2 से मल्टीप्लाई, एक और 2 से डिवाइड, सर ये लिखा हुआ है 8 अपॉन साइन 2 थीटा। तो एक बात बताओ, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 8 व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज थीटा बराबर π/4। समझे कि नहीं समझे? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, या लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। समझे कि नहीं समझे? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब जाकर ये जवाब आएगा, दैट इज 8। क्या ये बात क्लियर है भाई?
चलिए जी, अगला सवाल लैंग्वेज वाइज अगेन डिफिकल्ट। वीडियो पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है और फिर जवाब दे दीजिए। कंसीडर द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ओरिजिन 2,0, 1,√3. Also b less than equals to minimum of a1, a2, a3 dot 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 an means b is less than equals to a1 when a1 is the least, b is less than equals to a2 when a2 is the least, and so on. From this we can say b is less than equals to a1 less than equals to a2. तो मतलब अगर मैं बात करूं जैसा आईआईटी वाले करते हैं अपने लैंग्वेज में, उन्होंने मिनिमम शब्द का मतलब समझाया जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। मतलब सर ये वाला पार्ट आप डिलीट ही कर सकते हो, बट यस किसी बच्चे के मन में डाउट डालने के लिए ये इतनी लैंग्वेज बहुत है। पेपर में आपको सिर्फ बहकाना ही तो है। जैसे ये जो मैंने अब डिलीट किया इसका इस सवाल में कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे बोल रहा है कि बेटा कि जब मिनिमम ऑफ समथिंग लिखा हो, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू बी लिखा हो, मान लो यहां लिख दूं 2 और यहां लिख दूं 3, तो इसका मतलब है सर बी लेस देन इक्वल्स टू 2। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि इन दोनों में से जो छोटा है, मैंने अभी 2 के लिए एग्जांपल लिया है, बी उससे भी छोटा है या उसके बराबर है। तो यही बात उसने एक्सप्लेन करी है वर्ड्स में कि ये मिनिमम का मतलब है क्या। तो सर वो हमें पता है तो ये डिलीट कर दिया हमने, बट आईआईटी वाले ऐसे करते हैं भाई। हाँ, ये तो चलो उसने जो शब्द आप जानते हो उसी को ही मतलब समझाया है। कई बार ऐसा भी करते हैं एक नया साइन, एक नया सिंबल और एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करके उसको समझाने लग जाते हैं कि पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बेसिस पे सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। Let R be the region containing all the points P in the triangle OAB satisfies this: D of P comma OA, minimum of D of P comma OB comma D of P comma AB, where denotes the distance from the point where D denotes, यहां पे D मिसिंग है, where D denotes the distance from the point of the corresponding line। मतलब जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, इसने ये भी समझाया है कि D of P comma OA का मतलब है दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम OA। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम OA, फ्रॉम लाइन OA। तो इस पूरी बात को उसने शॉर्ट में ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब आपके पास में एक ट्राइंगल बन गया है भाई, आ जाइए। आपके पास में क्या है सर, एक ट्राइंगल बन गया है जिसमें से एक है जी ओरिजिन, एक है पॉइंट A जिसको वो 2,0 बोल रहा है, और ये है 1,√3। तो 1 इसके बिल्कुल बीच में है, 1,√3। ठीक है, हाँ मतलब इसके बिल्कुल बीच में है। अब इस बात का मतलब समझते हैं कि D ऑफ P कॉमा OA मतलब पॉइंट P इस ट्राइंगल के अंदर कहीं घूम रहा है और उसकी जो डिस्टेंस साइड OA से है, OA मतलब ये वाली जो साइड है, वो कम है किससे? D ऑफ P कॉमा OB एंड D ऑफ P कॉमा AB, है ना। पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल के अंदर दोनों साइड से बराबर दूरी रखते हुए आप कहां चल सकते हो? मतलब आपको बोलूं कि इन दोनों से बराबर रहना है, ये मिनिमम पे तो बाद में आएंगे। तो सर आप यहां चलोगे, और ये कोई खास चीज नहीं है सर, ये खास चीज है एंगल बाइसेक्टर पर। जब आप दो साइड्स के एंगल बाइसेक्टर पे चलते हो तो आपकी डिस्टेंस दोनों साइड से हमेशा क्या होती है? बराबर, है ना, है ना। मतलब ये वाली जो लाइन है, इसको अगर मैं उसी की भाषा में लिखूं तो इस लाइन में आप बोल सकते हो पॉइंट P का डिस्टेंस OA से, पॉइंट P का डिस्टेंस OA से इज इक्वल टू पॉइंट P का डिस्टेंस इससे OB से। इस पे जब आप चलोगे तो ठीक है भाई। सिमिलरली जब आप इसके एंगल बाइसेक्टर पे चलने वाले हो, ध्यान से देखना, इसके एंगल बाइसेक्टर पे चलने वाले हो तो इस लाइन पे जब आप चल रहे हो तो आप इस लाइन से और इस लाइन से बराबर दूरी पे हो। उसकी भाषा में अगर लिखें तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन दैट इज OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम AB। इस लाइन से और इस लाइन से बराबर दूरी पे चलोगे। अब वो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस OB और AB से है उनमें से भी जो कम है OA से, उससे भी कम होना चाहिए। मतलब जो पॉइंट P है वो OA के ज्यादा नजदीक चलना चाहिए। जब इसके ऊपर चलेगा तो दोनों से बराबर होगा, जब इसके ऊपर चलेगा तब भी दोनों से बराबर होगा। AB और OB से बराबर नहीं रहना हमें। इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए प्लीज, क्या लिख रहा है?
कि जो डिस्टेंस पॉइंट पी का ओबी से है, जो डिस्टेंस पॉइंट पी का एबी से है, उनमें से भी जो कम है उससे भी कम डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट पी का ओए से। दैट मीन्स द पॉइंट पी विल लाई इन दिस रीजन। इस रीजन में पॉइंट पी कहीं पर भी घूम सकता है। आपको मैं चेक करवा के दिखाता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर एक पॉइंट पी लिया, मैंने कहा पॉइंट पी का ओए से डिस्टेंस सर ये वाला है इतना, पॉइंट पी का ओबी से डिस्टेंस वो ये वाला है, और पॉइंट पी का ओए से डिस्टेंस। अब इन दोनों में से जो छोटा है ये वाला, इस लेंथ से भी छोटा डिस्टेंस या कम डिस्टेंस है उसका ओए से। बिल्कुल सही है ना, क्या ये बात क्लियर है? अब आप इस रीजन से बाहर जाकर देखो, जैसे मान लो आपने यहां ले लिया पॉइंट पी, उस पॉइंट पी का ओबी से दूरी, उस पॉइंट पी की ओए से दूरी, सॉरी एबी से दूरी, और उस पॉइंट पी की ओए से दूरी। अब इन दोनों लेंथ में से जो छोटा है, क्या ये वाला डिस्टेंस उससे छोटा है? नहीं सर, नहीं है, तो आप इसके बाहर नहीं जा सकते। तो जो पॉइंट पी है वो इस रीजन में मार्क करेगा या इस रीजन में घूम सकता है, और ये वाला जो है ये आपका इन सेंटर है। इसका उसने क्या पूछा है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन आर, जहां पर मैं पॉइंट पी को लेकर घूम रहा हूं, क्या सॉरी, लेट आर बी द रीजन। अच्छा, इस सेट को उसने रीजन आर बोला है, पॉइंट पी जहां जहां घूम रहा है दिस इज रीजन आर। ये रीजन आर है, बट इसके अंदर घूम कौन रहा है? पॉइंट पी। तो रीजन आर को वो के बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका तो सर हम डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब इस एरिया तो निकाल ही सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर की भी लोड लेने की जरूरत नहीं है सर, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर और ये ट्राइंगल जो है ये कैसा है सर? ट्राइंगल आइसोसेलेस है। कैसा ट्राइंगल है भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब सर आपको कैसे पता चला आइसोसेलेस ट्राइंगल? मैंने कहा दोनों की डिस्टेंस निकाल ले बेटे। यस। अच्छा, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करके ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस मतलब ओरिजिन और इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके अगर मैं स्लोप निकालूं तो ये आएगा 60 डिग्री, क्योंकि √3/1 आएगा, दैट इज 10√3 मतलब 10 थीटा बराबर √3, थीटा 60 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर तो सर ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये वाली लेंथ कितनी है? 1। ये वाली लेंथ भी कितनी है? 1। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी सर? दैट इज, इसको अगर हम x बोले तो x/1 बराबर 10√3 या 1030 डिग्री, दैट इज 1/√3। तो ये वाली दूरी जो है सर x की वैल्यू आ गई 1/√3। इसका मुझे एरिया लिखना है, ध्यान सुनना। तो ये जो रीजन R है वो कितना हो जाएगा? हाफ, बेस दैट इज 1 + 1 2, और हाइट दैट इज 1/√3। तो k की वैल्यू सर ये आ गई, दैट इज 1/√3। अब वो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो। log 3k, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहां आ जाएगा √3, और 1/k दैट इज वो भी आ जाएगा √3। सर log की वैल्यू आ गई 1 एंड दैट इज अवर FNF, ठीक है। log की वैल्यू जो है वो क्या आ गई सर? 1, दैट इज अवर FNF। लैंग्वेज यूज की गई है वो खतरनाक है, कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है सर, है ना। ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, द मीडियंस AD BE एंड CF, ठीक है, मीडियंस बता दी उसने। AD lies on the line this, BE lies on the line this, it lies along the line this. If the length of the hypotenuse is 60, find the area of the triangle ABC. जल्दी से इसके बारे में सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, मजे आ जाएंगे, ठीक है ना। सर क्या बोला उसने? एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट C। मैंने कहा ठीक है भाई, एक ट्राइंगल मैंने बना लिया राइट एंगल एट C, ठीक है। हैज मीडियन AD। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं A बोलूं तो मीडियन सामने वाली साइड को बराबर भागों में बांटने वाली होती है, मतलब दिस लेंथ इज हाफ हाफ। BE, दूसरी मीडियन कौन सी है भाई? BE, ये पॉइंट हो गया BE, और ये भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। एंड देन वी हैव CF। कौन? CF। ठीक है जी। जो मीडियन AD है, AD वाली, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। AD लाइज ऑन दिस लाइन, y बराबर x + 3, ठीक है जी। BE लाइज अलोंग दिस लाइन, BE की इक्वेशन भी आपको दे रखी है, दैट इज y बराबर 2x + 4।
ठीक है भैया। इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, अरे भैया ये कहां चला गया अचानक से, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 60, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना? हाँ ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताइए। सर एरिया तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मैंने कहा वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हैं? ए। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? बी। तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर या बेस आपने ए और बी लिए हैं, तो दैट इज 1 अपॉन, मतलब सॉरी एबी अपॉन 2, ये हमसे पूछा है। और क्या गिवन है ये बताइए। हाइपोटेन्यूज दे रखा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 60, ये हमें गिवन है, ये पूछा है। और एक और चीज गिवन है सर, मीडियंस की इक्वेशन दे रखी है उसने, लगा भाई दिमाग, मीडियंस की इक्वेशन दे रखी है ना? मीडियंस की इक्वेशन का क्या यूज कर सकते हैं हम? दोनों जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करेगी सर, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। सरकम सेंटर सर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, बट इसकी हमारे पास में इक्वेशन नहीं है। सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में हम कुछ, ये जो है ये सरकम सेंटर हो जाएगा, ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड। हाँ ये 2:1 रेशियो भी हो जाएगा, बट मेरे पास इक्वेशंस हैं, वर्टाइसिस नहीं है। सेंट्रॉइड के निकाल सकता हूं, लेंथ लेंथ खेलें क्या? लेंथ लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि ये पूरी लेंथ ए है, तो ये इतनी लेंथ क्या हो जाएगी? a/2। और मुझे तो ये सवाल ज्योमेट्री से समझ में आ रहा है, अभी समझ में, मैं ज्योमेट्री से सोचने की सोच रहा हूं। आप इसको इक्वेशन वाइज भी जाने की कोशिश करना। इक्वेशन और कोऑर्डिनेट वाला सॉल्यूशन अलग होता है। कोऑर्डिनेट वाला मतलब कि आपने ये पॉइंट निकाला, फिर आप किसी की इक्वेशन निकालने चले गए, वो सब आप सोचिए प्लीज। मुझे ज्योमेट्री में ठीक लग रहा है। ज्योमेट्री का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई साहब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला, ठीक है, जिसका एक पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है डी, और ये वाला पॉइंट है सी, ये 90 डिग्री, ये a/2 और ये पूरी लेंथ b। सर हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है, इसको बोल दिया θ1, ठीक है ना? इस एंगल को क्या बोल दिया सर मैंने? θ1, ठीक है भाई। तो यहां से जरा देखना tan θ1 कितना आ जाएगा सर? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a/2b। फिर मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और वो ये रहा, देखते रहना सर। ये वाला पॉइंट है E, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, ठीक है। यहां से मैंने आपके सामने बनाया, उसको बाद में बाहर लेके आऊं। सर ये पूरी लेंथ B है, तो C से लेकर E तक की दूरी दिस इज b/2, ये A, और मैंने क्या किया, इस एंगल को बोल दिया θ2। तो मुझे यहां से आप tan θ2 बता दीजिए सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज a/2b, है ना? a/2b, है ना? a/2b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वहां भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत बढ़िया। हाँ बन गई बात। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये तीनों लाइंस को यहां ड्रॉ कर रहा हूं उसी ऑर्डर में। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन कौन सी है? मैच कर लेना, AE। ये आपने सर AD की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज y = x+3, और आपने इस BE की इक्वेशन भी दे रखी है, दैट इज y = x+2, सॉरी y = 2x+4। ये वाला एंगल आपने θ1 बोला, ये वाला एंगल θ2 बोला। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल दो, या सीधा सीधा कि ये एंगल क्या θ1 - θ2 होगा, है ना? क्या ये एंगल θ1 - θ2 होगा? हाँ सर, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल इन दोनों का सम होता है।
तो इसको अगर एंगल अल्फा बोलूं तो अल्फा प्लस थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो सर ये कितना आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बोल दीजिए प्लीज, है ना। और इस लाइन का स्लोप कितना है सर, इस लाइन का है स्लोप 2, इस लाइन का है स्लोप 1। एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगा रहा हूं, दोनों लाइंस के बीच में एंगल बन के आ रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहां से एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला, एक का स्लोप है 2, एक का है 1, तो 2 इंटू 1, तो सर ये वैल्यू आ रही है 1/3, ये आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ गई 1/3। तो वी नो कि tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू 1/3। तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ये वाली वैल्यू 1/3 आ रही है ना। और tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू दोनों की बराबर कैसे आ रही है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a/2 अपॉन बी, और यहां भी, अरे ये मैंने गड़बड़ की है यहां पे सर, a डिवाइडेड बाय b/2, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन बी, है ना, a डिवाइडेड बाय b/2, तो 2a अपॉन बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये tan थीटा 2 और tan थीटा 1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए प्लीज। tan थीटा 2 कितना है सर, दिस इज 2a अपॉन बी माइनस tan थीटा 1 कितना है, a अपॉन 2b। लो भैया 1 प्लस सर ये कितना है 2a अपॉन बी, अबे हट जा भाई, 2a अपॉन बी इंटू a अपॉन 2b, देखते रहना, हाँ 2a अपॉन बी इंटू a अपॉन 2b एंड दिस इज 1/3। इधर जाएगा सर, ये हो जाएगा 4ab माइनस ab अपॉन 2b स्क्वायर, और ये इधर जाएगा सर, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज 1/3, है ना। 2b स्क्वायर गया, ऊपर लिखा हुआ है सर दैट इज 3ab, है ना, और नीचे लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1/3, है ना। तो 1/2 AB की वैल्यू क्या आ गई, बस इस 1/2 और AB को इधर रख रहा हूं बिकॉज यही हमारा एरिया है जो हमें चाहिए। सर ये ऊपर जाएगा दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 3 और 3 ये हो गया 9, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 60 का स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 60/3 इंटू 3, ये आ जाएगा सर 20, और ये भी आ जाएगा सर 20, ये वैल्यू आ गई सर 400। ये वैल्यू कितनी आ गई भाई 400, दैट इज 400 इज अवर FNF। बढ़िया सवाल था यार, है ना। एक बार इसको ट्राई करना, 400 इज अवर FNF ट्राई कीजिएगा आप इसको एक बार, कुछ पॉइंट्स वगैरह निकालकर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और वो वाला थॉट देने का, ठीक है। तो CTQ नंबर 8, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ये वाले दोनों सवाल आपके होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क जो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, है ना। और ये भी आपका होमवर्क है, और इसका जो इन दोनों के आंसर्स नेक्स्ट क्लास में रिवील किए जाएंगे। और होमवर्क आप जानते ही हो कि रीअटेम्प्ट ऑल द क्लास एग्जांपल्स, रीअटेम्प्ट ऑल क्लास CTQs एंड आगे बढ़ें प्लीज, ठीक है। चलिए, और जो भी बच्चे जेई मेंस की मैथ्स को भी टारगेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनकी वीक है, उनको ये सवाल देखनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है सर, क्योंकि जेई मेंस वाले भी सर हार्ड लेवल की मैथ्स पूछ रहे हैं, तो दिस विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।